नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय संविधान की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में, जिसमें हम CGPSC 2021 में जो भी सवाल आए हैं संविधान से उनको डिस्कस करेंगे। मेरा नाम राजन तिवारी है। पहला सवाल हमारा जो था संविधान से वो था, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। देखिए, पहला कथन है कि जस्टिस फजल अली, KM पर्णिकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। पिछला जो सेशन हमने किया था उसमें हमने बताया था कि इससे सवाल भी आया है कि कौन सदस्य नहीं था। ये है PYQ का महत्व। दूसरा ऑप्शन है कि आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपको ये भी पता है ना कि 1956 में जो आयोग की रिकमेंडेशन थी उससे बम्बई और पंजाब का विभाजन नहीं हुआ। बम्बई का विभाजन 1960 में होता है और उससे गुजरात बनता है। पंजाब का विभाजन 66 में बनता है और उससे हरियाणा और चंडीगढ़ बनते हैं। ईयर भी पता है तो भी आप पता कर सकते हैं। तीसरा है, संसद में पास राज्य पुनर्गठन आयोग 56 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये भी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो इसका उत्तर है कि सही चुनिए, तो सही होगा 1 और 3। ठीक, इसके बारे में आपको देखिए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश तो 56 में बने। पहले कितने थे इसकी बात हमने की थी पिछले में, तो मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा। आप इसको अगर नहीं देखें तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। मतलब पार्ट ABCD स्टेट थे। ए में जो अंग्रेज़ों के गुलाम, मतलब जो अंग्रेज़ों के अंडर कंट्रोल में 9 राज्य थे वो हैं। पार्ट B में ऐसे राज्य जिनके प्रमुख राज्य प्रमुख हैं वो हैं। पार्ट C में ऐसे प्रिंसली स्टेट जिसमें चीफ कमिश्नर है। और पार्ट D में यूनियन टेरिटरी जिसमें एकमात्र अंडमान और निकोबार है। ये फंसा सकता है कि जब भारत बना तब कितने यूटी थे, तो आपको पता रहना चाहिए। अगला है कि भारत के पूर्व न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। अब देखिए, ये मतलब है बहुत फैक्चुअल सवाल। ऐसे सवाल अगर आपको नहीं पता है तो छोड़ने के लिए मैं आपको बताया था ना कि कुछ सवाल इसलिए आते हैं कि उनको छोड़ना है, मतलब देखना ही नहीं है कि ये सवाल हैं। तो ये सवाल वैसे ही है। भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे, सही बात है। सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के पद पे थे, ये भी सही बात है। और उनकी नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी ने की थी, ये भी सही बात है। मतलब सही है 1, 2 और 3। कुछ बेसिक फैक्ट मैं न्यायाधीशों के बारे में आपको बता देता हूँ। पहला है कि अमल कुमार सरकार, अमल कुमार सरकार, सरकार से याद रखिए जादूगर सरकार कुछ भी, वो सबसे ज़्यादा जिंदा रहने वाले न्यायाधीश थे। 100 साल तक जिए, शतायु रहे। कमल नारायण सिंह 22वें चीफ जस्टिस थे हमारे, वो शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस थे, मतलब 17 दिन केवल वो थे, इसलिए इनका नाम याद रखना है, कमल नारायण सिंह। ये सोच लीजिए कि कमल जो है बहुत कम देर तक खिलता है। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 16वें चीफ जस्टिस थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस से 7 साल तक, फरवरी 78 से 85 तक। इनकी डेट पता है तो आप समझ जाओगे कि कौन से राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई। जगदीश सिंह खेहर 44वें चीफ जस्टिस थे, एकमात्र मतलब पहले थे जो सिख कम्युनिटी से CJI बने। सिख के एकमात्र मतलब प्रथम कौन है? जगदीश सिंह खेहर। सैम पिरोज भरूचा 30वें चीफ जस्टिस थे और पारसी से पहले थे, मतलब भरूचा जी पारसी से प्रथम थे। हरीलाल जेकी सुंदास कानिया, मतलब HJ कानिया भी बोलते हैं, वो शॉर्टेस्ट लिव चीफ जस्टिस थे, मतलब 61 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। और यही पहले हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, मतलब हीरालाल जे कानिया पहले चीफ जस्टिस भी थे और सबसे कम उम्र तक जिंदा रहने वाले भी चीफ जस्टिस थे। एक सवाल और है कि सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमल, ठीक, कमल नारायण सिंह। अगला है, देखिए संविधान संशोधन मैंने पहले भी बताया था कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने एक ये भी बताया था कि न्यायाधीश को पढ़ना है, एक ये भी बताया था कि आपको संविधान संशोधन देखना है। तो 44वां संविधान संशोधन के बारे में क्या सही नहीं है? देखिए, नहीं पूछा। संविधान संशोधन कब आया था आपको पता है? 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो ये संविधान संशोधन वो लेके आए थे। तो ये संविधान संशोधन जनता सरकार के द्वारा लाया गया था, बिल्कुल सही बात है। इसके तहत 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी लेके आई थी। वो क्या की थी कि बहुत ज़्यादा बदलाव कर दी थी संविधान में, इसीलिए इसको मिनी संविधान भी बोलते हैं। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और क्या बोलते हैं अखंडता जोड़ी थी प्रस्तावना में। इसके अलावा मूल कर्तव्य जोड़ी थी और अलग अलग प्रावधान लाई थी। उसको चेंज किया क्योंकि ये बोल रहे थे कि इंदिरा गांधी की तानाशाही को हम ख़त्म करेंगे, तो बदलाव किया गया, ये भी सही बात है।
और इस संशोधन के द्वारा पहली बार ये स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। ये भी सही बात है। मतलब जो मंत्रिमंडल कुछ बोला तो राष्ट्रपति ये नहीं बोलेगा कि मैं नहीं करूँगा। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए हुआ क्या था कहानी, जब इंदिरा गांधी 42वां संविधान संशोधन लाई तो वो बोली कि मंत्रिमंडल जो भेजा राष्ट्रपति को हाँ बोलना पड़ेगा। मोरारजी देसाई की जो जनता पार्टी की सरकार थी वो बोली कि यार एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए बोल सकता है। मतलब कोई भेजा, राष्ट्रपति बोला फिर सोच लो, वो बोले नहीं सोच लिए फिर भेज रहे हैं, तब राष्ट्रपति को हाँ बोलना पड़ेगा। कितने भी बार नहीं भेज सकता, केवल एक बार भेज सकता है। ठीक, इसलिए कथन गलत हो जाएगा। अगला है, यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो कौन से कथन सही। मतलब बात तो समझ गए ना आप कि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति रहेगा। अब क्या क्या बात है, तो इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे। लॉजिकल लग रहा है आपको कि कोई आदमी अब भारत का राष्ट्रपति है, अब वो आ रहा है उप राज्यसभा में अध्यक्षता करने, पूरे देश का राष्ट्रपति राज्यसभा में अध्यक्षता करने आएगा इस समय, तो इस अवधि में वो नहीं रहेगा सभापति, जो उप सभापति है वो संभालेगा। और अब भाई राष्ट्रपति है तो वेतन तो राष्ट्रपति का ही मिलेगा ना, तो सही बात है कि इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। और एक बार ऐसा हुआ था कि राष्ट्रपति भी नहीं थे उपराष्ट्रपति भी नहीं थे, तो कौन संभालेगा, तो ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो फिर रहेंगे राष्ट्रपति। जैसे राष्ट्रपति को कुछ हुआ तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति भी मान लो इस्तीफा दे दिया कुछ हो गया तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो बनेंगे, वो भी नहीं है तो फिर जो सीनियर मोस्ट जस्टिस हैं वो बनेंगे, कोई तो मिल ही जाएगा। तो कौन से कथन सही हैं, तो कथन 2 और 3 सही हैं। ठीक, एक चीज़ ये आपको पता रहना चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। देखिए सवाल देख लीजिए फिर मैं बताता हूँ आपको। विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। पहला, संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन के लिए मान्य है। बिल्कुल गलत बात है। ये भी मैं बोला था कि विधायिका पीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। देखिए संयुक्त बैठक क्या होती है कि एक लोकसभा कोई प्रस्ताव लेके भेजी, लोकसभा बोली कि हमको ये करना है, लोकसभा बोली कि अब चालान हम लगाएंगे, कोई बिना हेलमेट के आएगा तो उसको 10,000 लेंगे। राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा बोली 10,000 तो नहीं लेंगे, हम नहीं मानते। तो लोकसभा के प्रस्ताव और राज्यसभा अगर उसको नहीं मानती है, राज्यसभा कुछ भेजती, लोकसभा नहीं मानती है, तो फिर ये होता है कि दोनों मिल बैठ के कर लो। उसी को बोलते हैं संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का सभापति, वो नहीं रहता तो लोकसभा का उपसभापति, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष करेगा और फिर लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। नियम किसके चलेंगे, अगर लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता कर रहा है तो नियम भी लोकसभा के चलेंगे। तो ये उसकी बेसिक बात है। लेकिन जो संविधान संशोधन विधेयक है उसमें क्योंकि संविधान बदलना है तो इसमें दोनों सदन से अलग अलग 2/3 बहुमत से वो चीज़ पास होना चाहिए। समझ रहे, संविधान संशोधन में ऐसा नहीं है कि अगर, इसीलिए उस समय जब बीजेपी का राज्यसभा में बहुमत नहीं था तो उनको संशोधन करने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि लोकसभा में तो बहुमत था, राज्यसभा में था नहीं और संयुक्त बैठक हो नहीं सकती। जो धन विधेयक है उसके बारे में भी अगर आपको पता हो तो वो जाता है लोकसभा में और केवल 2 हफ्ते तक राज्यसभा उसको रोक सकती है। वो हाँ बोले ना बोले, तू हाँ कर या ना कर, विधेयक तो पास होगा, तो वो वाली बात होती है। तो पहला तो बिल्कुल गलत है कि केवल वो सामान्य विधेयक के लिए और वित्तीय विधेयक के लिए है, संविधान संशोधन के लिए नहीं है। किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता, ये भी गलत बात है। ये कर सकता है, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, फिर लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा, वो भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/6 गणपूर्ति आप याद रख लो। गणपूर्ति मतलब होता है कि देखो जैसे अब 2 लोग पहुंच गए कि चलो हम संयुक्त बैठक बुलाएंगे, तो 2 लोग से कोई कानून पास हो जाएगा क्या। मान लो दिवाली का दिन है, होली का दिन है, 10 सांसद चल दिए, बोले हम कोई नया कानून बना देंगे, तो 10 लोग से कानून बन सकता है। इसीलिए उसको रोकने के लिए ये कहा गया कि कम से कम जितने सदस्य हैं उनका 1/10 तो होना चाहिए, उसी को बोलते हैं कोरम। तो जैसे अगर भारत में 545 लोग हैं तो कम से कम 54.5 लोग तो हों, 2-4 लोग मिलके कुछ नहीं कर पाएंगे। तो 1/6 नहीं होता, 1/10 होता है। कुछ और बेसिक चीज़ देख लीजिए। धन विधेयक है, लोकसभा से राज्यसभा जाता है, तो पहली बात आपको ये पता रहना चाहिए कि धन विधेयक केवल लोकसभा में आएगा। दूसरी बात ये रखना चाहिए कि राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है और राष्ट्रपति इसमें हाँ बोलते ही है।
संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108 में है और इसके लिए कोरम, सभी के लिए कोरम 110 ही होता है। और वही जो अध्यक्षता पहले संयुक्त बैठक की लोकसभा अध्यक्ष करेगा, वो नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष, और वो नहीं है तो राज्यसभा उपाध्यक्ष। और जो नियम है वो लोकसभा के नियम लागू होंगे। निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? देखिए सीट हर बार पूछ रहा है, पिछले साल भी पूछा था, उसके पिछले साल भी ये पूछा है कि किसकी सीट ज़्यादा है। उस समय राज्यसभा की सीट जमाने को बोला था, अब आरक्षित के लिए पूछा है। तो उत्तर तो इसका है एमपी। ठीक, कि किस राज्य में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? एमपी। अब बेसिक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल पूछ सकता है कि कितनी सीट एससी के लिए आरक्षित हैं और कितनी एसटी के लिए आरक्षित हैं। तो एसटी के लिए 84 सीट हैं और एससी के लिए 84 सीट हैं और एसटी के लिए 47 सीट हैं। ठीक, 47 एसटी, 84 एससी शेड्यूल कास्ट। क्योंकि शेड्यूल आप बेसिक समझते हो ना, भारत देश में एसटी का जनसंख्या करीब 8% के आसपास है, एससी की करीब 16 के आसपास है, उसी हिसाब से आरक्षण भी है, तो उसी हिसाब से सीट भी होगी। ये तो आप समझ गए। दूसरी चीज़ है कि क्रम पता रहना चाहिए। तो अगर हम एससी का बात करें तो सबसे ज़्यादा है यूपी में 17, फिर बंगाल में 10, आंध्र में 7, तमिलनाडु में 7, बिहार में 6। यह है शेड्यूल कास्ट का। एसटी की बात करें तो मध्य प्रदेश में 6 है, झारखंड और उड़ीसा में 5 है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 4 है। तो ये आपका एसटी की सीट है। तो सबसे ज़्यादा एमपी आपको पता रहना चाहिए, फिर झारखंड उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र है। एसटी पूछ लिया तो एससी इस बार पूछ सकता है। यूपी सबको पता रहेगा, सेकंड आपको पता रहना चाहिए कि सेकंड बंगाल है। ठीक, फिर निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं? ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता ये आती, शहरी विकास संबंधी ये भी आती, श्रम संबंधी ये भी आती, ये वाली नहीं आती। तो हमको क्या करना है, समिति के बारे में पढ़ना है। देखिए समिति 2 टाइप की होती है, एक होती है स्टैंडिंग और एक होती है एडहॉक। स्टैंडिंग मतलब जो हमेशा रहेगी, एडहॉक मतलब कोई काम है उसको बनाए फिर उसको ख़त्म कर दिए। स्टैंडिंग में एक तो होती वित्तीय, वित्तीय में एक है एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति, एक है पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा कमेटी, और है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। एस्टीमेट में टोटल 30 होते हैं, सभी के सभी लोकसभा के होते हैं, ये पढ़ना है। फिर दूसरा होता है डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी, मतलब विभागीय कमेटी। अलग अलग विभाग हैं जैसे डिफेंस, कृषि, इनके बारे में। तो इसमें 16 कमेटी लोकसभा के अंडर है और उसका 8 किसके अंडर में है, राज्यसभा के अंडर में। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। बाकी फिर अगला एक सवाल था पार्लियामेंट्री ग्रुप के बारे में। भारत का संसदीय समूह है उसके बारे में है, कौन सा कथन सही है? तो इसमें यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसका हम लोग सीधा सीधा, देखिए सवाल क्या था, विलोपित हो गया था, तो मैं आपको सीधा सीधा ये है क्या ये बता देता हूँ, उससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप क्या है? ऑटोनॉमस पार्टी है जो 1949 में बनी है। ठीक, बनाया किसने है? संविधान सभा ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनाया है। ये इसके मेंबर कौन होंगे? ओपन टू ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ रहे हैं? जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा जो भी डिटेल है यहाँ लिखी हुई है जो मेरे को मिली, आप देख लीजिएगा। बहुत ये इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। अगली चीज़ मैं आपको ये बताया था कि ये भी बहुत ज़रूरी सवाल है जो आता है कि कौन सा राज्य कब बना। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश है जैसे लक्षद्वीप, दमन दीव, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, जो आपके मेन राज्य हैं उनके बारे में भी पूछता है। बताइए लक्षद्वीप कब बना? लक्षद्वीप शुरू में नहीं था ना, 56 में बना। पहले हम पढ़े ना कि अंडमान था केवल केंद्र शासित प्रदेश, तो लक्षद्वीप 56 में बना। दमन दीव कब बना? दमन दीव बना 62 में। ठीक, और उससे पहले क्या बना? दादर और नागर हवेली। तो आप ये समझो दादर नागर हवेली बना 61 में, दमन दीव बना 62 में, चंडीगढ़ अभी अभी हम देखें ना कि 66 में बनता है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। तो ये ईयर आपको याद रखना है, कौन सा राज्य कब बन रहा है। ठीक, ये मैं आगे भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ईयर हैं पूरे।
आंध्र प्रदेश 1953 में बनेगा। उसके बाद गुजरात 60 में, महाराष्ट्र 60 में, केरल 56 में, नागालैंड 63 में, हरियाणा 66 में, कर्नाटक 56 में, हिमाचल 71 में, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 72 में, सिक्किम 75 में, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा 87 में, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 14 में। केंद्र शासित प्रदेश की अगर आप बात करोगे तो ये लिखे हैं सब, इनका याद रखिएगा। अभी ये जो बने हैं ना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये बने 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक, तो ये आपको पता रहना चाहिए। और ये दोनों जो आपस में मर्ज हुए हैं, दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये कब हुए हैं? 26 जनवरी 2020 को। बाकी तो आपको पता ही रहेगा, तो दिक्कत नहीं। अगला है स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं और 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। और असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। इसका मतलब ये है कि कोई भी कानून जो भारत का है, जैसे मान लो GST है, वो जब राज्यपाल बोलेगा कि अब ये भी यहाँ लागू होंगे तब लागू होंगे, सीधा लागू नहीं होते। जैसे हमारे यहाँ है, भारत पास किया तो हमारे यहाँ लागू हो जाएगा ना, लेकिन स्वायत्त जिले में नहीं होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि 5वीं और 6वीं अनुसूची क्या है। पहले देखिए 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची ट्राइबल डोमिनेंट एरिया जो है 5, मतलब ट्राइबल 6वीं अनुसूची 4 जो राज्य हैं, जिनको मैं ऐसे याद रखता था ATM। ठीक, नाम भी याद रखिएगा क्योंकि ATM से ना कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि T से और बहुत लोग हैं, A से बहुत लोग हैं चारों नॉर्थ ईस्ट के। असम है, मिजोरम है, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ऐसे भी याद रख सकते हो क्या क्या नहीं है। तो क्या क्या बच गया? अरुणाचल, नागालैंड और मणिपुर। तो अगर आपको नक्शा याद होगा ना, तो यहाँ पे अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, ये तीनों नहीं है। ठीक, बाकी फिर ये मिजोरम है, इधर त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है, ये है। ठीक, और किसके रिकमेंडेशन से आया है? तो ये बारदोली जो समिति है उसके रिकमेंडेशन से ये 6वीं अनुसूची आई है। ट्राइबल रीजन को अपना राइट्स, अपनी संस्कृति, अपनी एथनिसिटी कंजर्व करने के लिए आई है, और गोपीनाथ बारदोली ही इनके असम के पहले चीफ मिनिस्टर थे। अब इसी के बाद आप देखोगे कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होती है। तो ये 10 ट्राइबल एरिया में है, यही असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। इसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। देखिए अब खेल कहाँ पे खेला है कि 26 जो हैं वो होते हैं इलेक्टेड और 4 जो हैं वो होते हैं नॉमिनेटेड। अब मैं आपको ऊपर सवाल दिखाऊं कैसे PSC मजा लेता है वो देखिए, इसीलिए मैं इसको गलत बोला था। 24 बोल रहा है इलेक्टेड होते हैं और 6 नॉमिनेटेड होते हैं, जबकि 26 और 4 है ये। ठीक, इसके बाद टेन्योर क्या है? 5 साल का रहेगा। फंक्शन, लॉ, द लैंड, फॉरेस्ट देखना, ट्रेडिशनल चिप, ये सब दिक्कत नहीं, ये तो आप वैसे भी समझ जाओगे। अगला सवाल है वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बस हम अंतिम में आ गए हैं। पहला है 5 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। आयोग में कम से कम 1 सदस्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, यही फंसाता है। हाई कोर्ट लिखा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा है, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट हम लेंगे? ठीक, तो ये गलत हो गया। आयोग के अध्यक्ष को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, बताओ, फिर मैं समझाऊंगा। और चौथा है कि आयोग के प्रथम अध्यक्ष के संतानम थे, ये भी गलत है। और ये भी गलत है, पुनः नियुक्त किया जा सकता है, और पहले के संतानम नहीं थे। कौन थे? पहला हम आयोग ही देख लेते हैं। तो फाइनेंस कमीशन जो है अनुच्छेद 280 में लिखा गया है, अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर 5 साल में, या जब भी उसको मन करेगा। इसके सदस्य क्या रहते हैं? 1 अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं, 1+4 होता है। और प्रेसिडेंट जब चाहेगा कर सकता है, अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन अगर आपसे बोला तो चेयरमैन जो है उसको पब्लिक अफेयर का नॉलेज होना चाहिए, जो संविधान में लिखा है। अदर 4 मेंबर में एक जो है वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, एक जो है उसको फाइनेंस और अकाउंट का नॉलेज होना चाहिए, एक को फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज होना चाहिए, और एक को इकोनॉमिक्स का। अगर इकोनॉमिक्स वाले हो ना तो इकोनॉमिक्स भी होना चाहिए। और वही पागल हो, दिवालिया हो, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो हटा देंगे। देखिए उसमें के संथानम कौन है? दूसरे हैं। अब कोई पढ़ा होगा के संथानम, याद होगा तो लगेगा यार ये तो वही है। पहले हैं केसी नियोगी, दूसरे हैं के संथानम,
फिर ये सब कहाँ याद करते रहोगे। 13वें विजय केलकर, 14वें YV रेड्डी, 15वें NK सिंह। कैसे डिवाइड करते हैं ये भी अगर आपको पता हो तो ये है कि कितने, अगर 100 रुपये है केंद्र के पास तो कितना रुपए देगा। 14वां वित्त आयोग बोला कि 42 रुपये देंगे, 15वां बोला 41 देंगे। अगली चीज़ है कैसे देंगे, तो ये भी देखिए लिखा हुआ है कि फार्मूला। जो 15वां वित्त आयोग क्या क्या बोला, 15वां वित्त आयोग बोला कि 45% जो हम देंगे वो इनकम डिस्टेंस के आधार पे देंगे। इनकम डिस्टेंस मतलब गरीबी टाइप की चीज़, ठीक। 15% किससे देंगे, जनसंख्या के आधार पे देंगे, ठीक। 15% दूसरा किससे देंगे, एरिया के आधार पे देंगे। ये 15 जनसंख्या हो गया, ये 15 एरिया हो गया। उसके बाद 12.5% डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के हिसाब से। ये क्यों जोड़े कि देखिए केवल पॉपुलेशन से दे रहे थे ना, तो ये जो अपने यूपी बिहार थे जनसंख्या बढ़ाए पड़े हैं और अपने साउथ की जनसंख्या कम करे पड़े हैं। साउथ वाले बोले यार हमारे को फ़ायदा क्या है, पैसा भी नहीं मिल रहा है, कम कर रहे हैं तो और कम मिल रहा है। तो ये नया इंडिकेटर जोड़े कि जो जनसंख्या कम करेगा उसको भी मिलेगा पैसा। और 2.5% टैक्स इफ़र्ट के लिए कि अच्छे से अगर आप टैक्स कलेक्ट करने में इफ़र्ट करते हो तो आपको दिया जाएगा। तो ये वित्त आयोग के बारे में बात थी। आप अभी तक देख रहे हैं इसके लिए आपका धन्यवाद। छोटी सी स्क्रीन पे मेरे को देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। ये टॉपिक ही ऐसा है कि मेरा कोई काम नहीं है, आप सामने देखेंगे वो अच्छा रहेगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। जो भी आपकी दिक्कत है वो कमेंट करिएगा, आपका कमेंट पढ़ के सही मज़ा आ जाता है। तो कितना लगता है आपको, 2-3 सेकंड लगता है लिखने में, लिख दिया करिए भैया ये बनाइए वो बनाइए, तो फिर ना मन करता है बनाने का उस पर वीडियो। खूब सारा धन्यवाद आपका।